आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। विश्व रेडियो दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं प्रियंका मामगेन आप सभी का स्वागत करती हूँ रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम में। दोस्तों, आज तारीख की बात की जाए तो आज 13 तारीख है और 15 तारीख से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का विषय चुना गया है और आज का विषय है परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त कैसे रहें, स्टेइंग स्ट्रेस फ्री ड्यूरिंग एग्जाम्स। और इस विषय पर बहुत सारी जानकारियों के साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर R.P. बेनीवाल, प्रोफेसर एंड सीनियर साइकेट्रिस्ट, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड डॉक्टर RML हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। और वर्ल्ड रेडियो डे के ऊपर मैं सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई एंड शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे का जो सब थीम है वह है शांति। और स्टूडेंट्स के लिए ये अपील है कि वो एग्जाम के टाइम में रिलैक्स रहें, शांत रहें और मेहनत करते रहें। जी बिल्कुल सर, अगर शांति के साथ साथ प्यार की बात हो तो 2.5 अक्षर से मिलकर प्यार बनता है, वहीं 3 अक्षर मिला दिए जाएं तो परीक्षा बनती है और परीक्षा जहाँ पे आ जाती है तो फिर दोबारा से 3 अक्षर हमारे साथ हो जाते हैं, वो है तनाव। तो कैसे हम... क्या बात है, आपने अच्छी परिभाषा ही गढ़ दी। तनाव का जहाँ तक सवाल है, तनाव कुछ भी नहीं है अगर हम किसी चीज को ज्यादा सोचें और उसके लिए हम ज्यादा कॉन्शियस रहें, ज्यादा चेतन अवस्था में ज्यादा सतर्क हो जाते हैं तो वो चीज हमें एक तनाव पैदा करती है। अगर हम ज्यादा ना सोचें और अपना काम करते रहें, फल की इच्छा ना करें तो कोई तनाव नहीं होता। चिंता जिसको हम कहते हैं वो एक तनाव का ही प्रकार है। चिंता वह है, चिंता को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि जो चीज नहीं हुआ और जो नहीं होने वाली है उसके बारे में आप बिना मतलब सोचते रहते हो, भयभीत रहते हो जी। तो तनाव भी उसी से होता है। और भय क्या होता है स्टूडेंट्स में कि मेरी एग्जाम है, पता नहीं पेपर कैसा होगा, पता नहीं मेरे को सब क्वेश्चन आएंगे कि नहीं, मैं सभी क्वेश्चन अच्छे से लिख पाऊंगा क्या मुझे उस समय याद तो आ जाएगा, क्या इतना सारा पढ़ा है मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। यही सोच के हम तनाव में रहते हैं। और स्टूडेंट्स हैं वो अपनी परफॉर्मेंस के बारे में तनाव में रहते हैं कि मेरे मार्क्स कम तो नहीं आएंगे। और ये कैटेगरी हर स्टूडेंट की अपनी है। जिन स्टूडेंट्स को पूरा विश्वास उनको पासिंग मार्क्स का नहीं है वो पास के लिए चिंता करते हैं, जिनको फर्स्ट डिवीजन का रहता है वो फर्स्ट की करते हैं, और जो क्लास में प्रथम जो रहते हैं ऊपर वाले 2, 3, 4, 5 उनको वो रहता है कि प्रथम मैं आऊं दूसरा ना आए। तो ये हर स्टूडेंट के अपने लेवल की चिंताएं हैं। जी बिल्कुल। और आज इन्हीं चिंताओं का समाधान लेकर हम आपके पास आए हैं क्योंकि आज का टॉपिक है परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त कैसे रहें, स्टेइंग स्ट्रेस फ्री ड्यूरिंग एग्जाम्स। आप हमसे फोन लाइन से जुड़ सकते हैं। हमारे 2 फोन नंबर हैं जो बिल्कुल खुले हुए हैं। नंबर है 011-2342-1080, 011-2342-1084। इसके साथ साथ हमारा एक टोल फ्री नंबर भी है जिस पर आप बिना पैसा खर्च किए हमसे बात कर सकते हैं। स्टूडियो से जुड़कर हमारे जो आज के विषय के एक्सपर्ट हैं उनसे प्रश्न करके उनके आंसर्स जान सकते हैं, समाधान जान सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर 1800-111-1026। साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आँखों से कहने लगी है एक नई दास्तां, हल्के हल्के रंग छलके जाने अब क्या होने को है, हल्के हल्के रंग छलके जाने अब क्या होने को है। हर डाली पर खिल गए
जैसे आती हैं लहरा के मौजें, दिल में आई है उमंगे, भीगी हवाएं गाती हैं मीठी सी धुन में, जागी जागी है तरंगे, अजनबी जो कल मिले थे फासले उनके कम हो गए, हल्के हल्के रंग छलके, जाने अब क्या होने को है, हल्के हल्के रंग छलके, जाने अब क्या होने को है। फूलों की रुत में भंवरे भी दीवाने से हैं, कलियां खिलती हैं शर्मीली, अब जिंदगी ने ओढ़ी है एक महकी महकी ख्वाबों की चादर रंगीली, तुमसे मिलके साथ चल के क्या से क्या देखो हम हो गए, हल्के हल्के रंग छलके, जाने अब क्या होने को है, हल्के हल्के रंग छलके, जाने अब क्या होने को है, इन लम्हों की हर डाली पर खिल गए, भूल गई जब दिल से दिल मिल गए, आंखें आंखों से कहने लगी है एक नई दास्तां, हल्के हल्के रंग छलके, जाने अब क्या होने को है, हल्के हल्के रंग छलके, जाने अब क्या होने को है। बातों की शुरुआत अगर 27 जनवरी को से की जाए तो 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा 2023 का आयोजन किया गया था। उस दौरान जिस तरह के प्रश्न आए थे उसमें स्टूडेंट्स ने तनाव, स्ट्रेस के सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे थे और आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो भी तनाव मुक्त रहने के लिए लेकर आए हैं। परीक्षा के दौरान कैसे आप तनाव मुक्त रहकर अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, इस बारे में बातचीत होगी। एक कॉलर है जो हमारे साथ जुड़े हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनकी समस्या का समाधान प्राप्त करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। जी नमस्कार। जी प्लीज। मैं लहरपुर से एजाज अहमद एजाज लहरपुरी बोल रहा हूँ। जी हाँ जी, नमस्कार। प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए एक्सपर्ट। ये प्रश्न मेरा ये है कि डॉक्टर साहब से, ये तनाव जो है तो दिल और दिमाग का दोनों ताल्लुक है या खाली दिमाग से होता है? आजाद साहब, वैसे ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन हाँ, आपका मेरे प्रश्न बच्चे के बहुत बारे अच्छा में है। पूछ रहा हूँ। हाँ, दोनों से है। दिल और दिमाग दोनों जब मिलते हैं तभी तनाव पैदा होता है। जब दिमाग में हम सोचते हैं और आगे के बारे में अनर्गल चिंताएं रखते हैं तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और उसी से हमारे शरीर के अंदर बहुत से लक्षण तनाव के आ जाते हैं। तो इसमें एक चीज नहीं, दोनों का रोल है। हमारी बॉडी अपने आप में, हमारा माइंड, बॉडी और सोल सभी चीजें मिलके तनाव पैदा करती हैं। जी बिल्कुल। एक्चुअली सर, इनके बच्चे थे जिनके बारे में इन्होंने कहा था कि वो बहुत तनाव में हैं। ओके। सर, तनाव की हम बात कर रहे हैं जी। तो अक्सर माँ बाप पहचान नहीं पाते हैं कि बच्चा तनाव से गुजर रहा है, तो ऐसे में बच्चे के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं या आ जाते हैं जिससे हम ये पता लगा सकें कि वाकई बच्चा तनाव में है और अब हमें भी कुछ अपने व्यवहार में बदलाव लाना है? यस, पेरेंट्स
जो रात दिन बच्चे के साथ रहते हैं वो अपने बच्चे के एक एक क्षण को नोटिस करते रहते हैं, और उनको इतना पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा ज्यादातर किस टाइप से व्यवहार करता है और कैसा रहता है देखने में और व्यवहार में, उसका यूजुअली कैसा होता है आचरण। तो अगर बच्चा चेंज हो गया पहले से, कि पहले वो गुस्सा नहीं करता था लेकिन आजकल वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो रखा है, बहुत गुस्सा कर रहा है, बात बात पे झल्लाता है, यानी इरिटेबिलिटी, या बच्चे पहले आराम से बात करता था, बात बात पे हिस्सा लेता था, इंटरेक्शन करता था, डिस्कस करता था, लेकिन आजकल वो चुप चुप है, जो पूछते हैं बस उसका जवाब देता है, ज्यादा नहीं बोलता है। या बच्चा आजकल खाने में भी उसमें परिवर्तन आ गया, खाने की पूछते हैं, कहता नहीं भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना, या खाएगा तो थोड़ा सा खाएगा। या फिर बच्चा जैसे बेचैन सा है, एक जगह बैठ नहीं पा रहा है, थोड़ा ऐसे लगता है कि कहाँ जाऊं, क्या करूं, कभी बैठेगा पढ़ने फिर उठ जाएगा, कभी सोएगा थोड़ी देर के लिए फिर जल्दी से उठ जाएगा। तो इस टाइप से बेचैनी, कभी बाहर जाएगा कभी अंदर, तो इसको हम बेचैनी कह सकते हैं, रेस्टलेसनेस। तो अगर ये लक्षण है जो कि पहले नहीं थी, या एक स्लीप का भी डिस्टर्बेंसेस देखते हैं, नींद डिस्टर्ब हो जाती है। जो बच्चा आराम से जितनी देर सोता था, आजकल पता लगा कि वो रात को लेट तक उसको नींद नहीं आती, या सुबह जल्दी उठ जाता है, या उसको पूछते हैं कि आपको कोई दिक्कत है, आप सो क्यों नहीं रहे, तो वो कहता है मेरे को नींद नहीं आ रही, या डिस्टर्ब है। तो अगर ये चीजें हैं तो हमें ये एक वार्निंग साइन है, तो हमें समझना चाहिए कि इसका मतलब बच्चा कहीं ना कहीं कोई तनाव में है, कोई ना कोई उसने अंदर कुछ सोच विचार ज्यादा कर रहा है, जिसकी वजह से ये आज ज्यादा चिड़चिड़ा हो रखा है, कम बोलता है, या बेचैन है, या भूख में डिस्टर्बेंस है, या नींद में डिस्टर्बेंस। तो इन चीजों को देख के पहचान सकते हैं पेरेंट्स कि हाँ बच्चा परेशान है और तनाव से गुजर रहा है। यस जी बिल्कुल। एक क्वेश्चन आया है पटना से, राहुल का, वो लिखते हैं, सर एग्जाम हॉल में आंसर लिखते हुए मैं बहुत इधर उधर हो जाता हूँ, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ, कंसंट्रेशन के लिए मैं क्या करूँ, ये मेरी बहुत बड़ी परेशानी है। क्या नाम है इनका? जी राहुल, पटना। राहुल, देखिए बिल्कुल आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और ये ज्यादातर बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एग्जाम के अंदर आप कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि आप लास्ट नाइट, जो एग्जाम से प्रीवियस नाइट होती है, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की सोचते हैं, और पूरी रात कोशिश करते हैं कि मैं पढ़ूं, ज्यादा से ज्यादा चैप्टर में निकालूं, पढ़ के जाऊं। उससे क्या आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपको पूरा मतलब जो आराम है शरीर को, बॉडी को जो रेस्ट है दिमाग को और शरीर को, वो नहीं मिल पाता, और उससे आप थके हुए होते हैं, आपकी मसल्स एग्जॉस्टेड हो सकती हैं, टायर्ड हो जाते हैं, और आप फिर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। अगर कंसंट्रेट कर पाते हैं तो ढंग से लिख नहीं पाते हैं, और ब्लैंक आउट भी हो सकता है कि बस कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो आप लोग एग्जाम से पहले देखिए, जो होना है वो होगा, आपका काम मेहनत करना है, उसके बाद में जो फल भगवान देगा, जो ईश्वर देगा, जो अल्लाह देगा, उसको आपको स्वीकार करना है। अगली बार आप पहले से सतर्क रहेंगे और ज्यादा मेहनत करेंगे तो वही रिजल्ट्स और अच्छा आ जाएगा। लेकिन लास्ट मोमेंट पे आप हताश, परेशान ना हो, ये ना सोचें कि अब मैं 2 दिन में पूरी बुक का रिवीजन कर लूं। जितना आराम से कर सकते हैं उतना करें, जो चैप्टर जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें। 10 चैप्टर की बजाय अगर आप 2 चैप्टर ढंग से पढ़ लें तो भी ठीक है। ये डिपेंड करता है आपकी स्टडी का तरीका क्या है। अगर आप सरसरी दृष्टि से सभी को थोड़ा थोड़ा देखना चाहते हैं, वो भी अच्छी चीज है, या जो चीज आप ढंग से पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, वो एक आपके तरीके पे है। लेकिन आप लास्ट मोमेंट पे परेशान ना हो, पूरा रेस्ट दें। अगर सुबह आपकी एग्जाम है 7 बजे या 9 बजे, तो रात को आप 9 बजे के बाद में, 8 बजे के बाद में पढ़ाई बंद कर दें, आराम से खाना खाएं, सोएं। नींद नहीं आए तो आप रेस्ट करें, और सुबह आराम से उठ के रिलैक्स होके एग्जाम देने जाएं। जी बिल्कुल, यानी रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मोनू सेठ लिखते हैं अमेठी से, गार्जियन क्या करे, बच्चों के दिमाग में प्रेशर होता है और कहीं ना कहीं गार्जियन भी इसका एक हिस्सा रहते हैं, उनका व्यवहार भी चेंज हो जाता है, तो गार्जियन से मेरी अपील है कि गार्जियन सदा अपने बच्चों के साथ सपोर्ट में खड़े रहें। लास्ट मोमेंट पे कुछ गार्जियन हैं वो बच्चों को डांटने लग जाते हैं, उनमें कमियां निकालने लग जाते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, पूरे साल पढ़ा नहीं, अब ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। ये चीजें करने से कोई फायदा नहीं। जो वक्त जा चुका वो जा चुका। अब जो आप ग्रैब कर सकते हो, जितना इस वक्त के अंदर ज्यादा से ज्यादा हासिल कर सकते हो, उसकी कोशिश करो।
जी। बस ट्रेन में बैठने की कोशिश करो। एक बार ट्रेन में बैठ जाओगे तो हो सकता है आप पास भी हो जाएं और अच्छे रिजल्ट्स भी आ जाएं और आपका पढ़ा हुआ याद भी रहे। और ये आखिरी एग्जाम नहीं है। यस, ये आप ये मत सोचो कि ये जिंदगी का बस सब कुछ है, ऐसा नहीं है। जिंदगी में एग्जाम देते रहेंगे, नेक्स्ट टाइम देंगे, उसमें अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। मेन चीज ये है कि आप एग्जाम एक असेसमेंट का माध्यम बनाया गया है। अदरवाइज हमारा जो नॉलेज है वही हमें जीवन के अंदर सफलताएं देता है। जो हम नॉलेज रखते हैं, जो हमारा आचरण व्यवहार है, और जो हम पढ़ते हैं, जितना कम पढ़ें लेकिन उसको अच्छे से पढ़ें, समझें, कंसेप्ट क्लियर रखें, फंडामेंटल्स क्लियर रखें, और अगर वो सब चीजें होंगी तो आप अच्छे से लिख भी पाओगे, याद करके लिख पाओगे, रिकॉल करके लिख पाओगे, और उसी से एग्जामिनर को पता लगेगा और वो अच्छे मार्क्स देगा आपको। जी बिल्कुल। गाजियाबाद से अनीता का मैसेज आया, वो लिखती हैं, सर जब भी बोर्ड एग्जाम्स रहते हैं या एग्जाम्स भी रहते हैं तो अधिकतर घरों में कर्फ्यू लग जाता है, तो ऐसे में क्या ये एटीट्यूड? हाँ, ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। मैं समझ गया। बहुत से पेरेंट्स ऐसे कहते हैं, ओहो हमारे तो बच्चे की बोर्ड्स हैं। हाँ, हर बात पे कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष बात पे ऑफिस में या जहां भी होंगे ऐसी बात करें, हमारे तो आजकल कर्फ्यू लगा हुआ है, हमारे तो बच्चे, अरे क्या हो गया, बच्चे की एग्जाम है, बोर्ड है। आपने ऐसा उसको युद्ध का क्षेत्र बना दिया कि बच्चा सोचता है पता नहीं क्या हो गया, और बच्चा अपने आप ही अंडर स्ट्रेस और अंडर प्रेशर में आ जाएगा। आप जैसे आम दिनों में रहते हैं आप वैसे ही रहें। बस ठीक है, बच्चे को एक अलग से एनवायरनमेंट दें, उसको डिस्टर्ब ना करें, उसको पढ़ने दें। गेस्ट आते हैं तो आप गेस्ट को अलग से टैकल कर लें, लेकिन बात पे अगर आप ये एहसास कराएंगे बच्चे को कि बोर्ड है, सब कुछ बंद कर दो, टीवी बंद कर दो, कोई आवाज नहीं, कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीच बीच में हमें सबको एंटरटेनमेंट भी करना होता है, रिलैक्स भी करना होता है। ये नहीं कि हम 24 आवर बुक के अंदर ही रहें, बीच बीच में हमें ब्रेक भी लेना चाहिए। 1 घंटे पढ़ने के बाद आधे घंटे का या 15 मिनट का ब्रेक भी चाहिए, बातचीत भी चाहिए। बच्चा घर में सबके साथ बातचीत करे, साथ में खाना खाए, हंसी मजाक करे, थोड़ा वॉक करे, घूमे, 5 मिनट के लिए बालकनी में खड़ा हो और फिर पढ़ाई करे। जी बिल्कुल। सर मेडिटेशन कितना कारगर रहेगा इस वक्त बच्चों के लिए, ये मैसेज आया है राधिका का गुरुग्राम से। देखो, मेडिटेशन एक आर्ट है। मेडिटेशन आप ऐसे 1 या 2 या 3 दिन में नहीं कर सकते। अगर आप यूजुअल प्रैक्टिस करते हो, मेडिटेशन को जानते हो, कर रहे हैं, तो आप करिए। लेकिन अगर आप ये सोचें कि अभी एग्जाम चल रही है, अगले 20 दिन मेरी एग्जाम रहेगी, अब मैं मेडिटेशन करूं, तो उससे वो टाइम वेस्ट करना है। उसकी बजाय आप सिंपल तरीके, रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, वो अपनाएं। और रिलैक्सेशन टेक्निक्स में जरूरी नहीं है कि आप मेडिटेशन करें, वो एक प्रकार है रिलैक्स होने का। आप आराम से आंखें बंद करके प्राणायाम करें, लंबे गहरे सांस लें, यानी ब्रीदिंग करें, इनहेल करें, एक्सहेल करें। जितना लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग या श्वास ले सकते हैं वो लें। आराम से लेट जाएं। बीच में आप एक शव आसन होता है, जो योगिक आसन होते हैं हमारे, उसमें एक शव आसन होता है जिसमें एकदम आदमी रिलैक्स स्टेट के अंदर लेट जाता है, जिसमें जब हम जैसे सोते हैं बेड के ऊपर वैसे ही रिलैक्स कर देना है बॉडी को। जैसे हम सोते हैं उसका प्रकार अलग हो सकता है, लेकिन जैसे शव आसन का मतलब होता है मृत अवस्था, यानी डेड बॉडी। तो डेड बॉडी जैसे होती है, उसमें हाथ पांव जैसे एकदम साइड में रखे होते हैं, रिलैक्स होते हैं, आंखें बंद और आराम से धीरे धीरे सांस ले रहे हैं, कुछ नहीं सोच रहे। तो उस स्टेज में 1 या 2 मिनट के लिए जाएं, फिर लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग करें, फिर वापस उसमें जाएं। ऐसे आप 10-15 मिनट करेंगे तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। बस यही आपको करना है। जी बिल्कुल। सर मेडिटेशन की बात हुई तो मेडिटेशन में आपने कहा कि जो पहले से कर रहे हैं वो ही मेडिटेशन करें। अगर इस वक्त, जब आज 15 तारीख से एग्ज़ाम शुरू होंगे, बीच बीच में गैप्स भी रहेगा और लगभग 5 अप्रैल तक चलेंगे ये एग्ज़ाम, तो इस बीच में क्या संगीत सुनना या अपनी कोई फेवरेट एक्टिविटी करना, ये चीज अच्छी रहेगी, जो जिसमें आपको कोई नई चीज नहीं सीखनी। मेडिटेशन अगर आपको आती है, रूटीन में प्रैक्टिस करते हैं या आपके पेरेंट्स आपको करा सकते हैं तो करें। अदरवाइज तो आप ये छोटे छोटे ब्रेक्स हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, पेरेंट्स के साथ गप्पे मार रहे हैं, कोई मतलब जिसको कहते हैं हम जोक या चुटकुला सुना रहे हैं, और उसी से आप बस रिलैक्स हो गए, खुश हो गए और आपका मूड फ्रेश हो गया, रिजनरेट हो गया और आप वापस जाके स्टडी करने लग जाए। यानी बहुत म्यूजिक एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो रिलैक्स कर सकता है। कई बार हाँ, मन पसंद, कई बार म्यूजिक ऐसा होता है कि आदमी थिरकने लग जाता है और 2 मिनट के लिए वो एकदम रिलैक्स हो जाता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही सर आपने। और हम भी अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आज विश्व रेडियो दिवस है और इस दिवस की आप सभी को हम
एक बार फिर से बधाई देते हैं और आज विशेष अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली द्वारा राजस्थानी फोक म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम माटी के रंग का आयोजन रंग भवन सभागार में सायं 4 बजे से किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण आप FM रेनबो और ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुन पाएंगे। हम ठीक 4 बजे आपको रंग भवन लिए चलेंगे। फिलहाल आप जुड़े हुए हैं रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम से और आज का विषय बेहद खास है, तनाव से संबंधित है। परीक्षाओं के दौरान आप कैसे तनाव मुक्त रहें, कैसे स्ट्रेस फ्री रहें और अच्छी परफॉर्मेंस दें, इसी पर बात हो रही है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आने के बाद बहुत सारी बातें होंगी तनाव से मुक्त होने की। जब से चढ़ गया रे तेरा फितूर, जब से चढ़ गया रे इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे तेरा फितूर, जब से चढ़ गया रे तू जो मेरे संग चलने लगे तो मेरी राहें धड़कने लगे, देखूं जो ना एक पल मैं तुम्हें तो मेरी बाहें तड़पने लगे, इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे तेरा फितूर, जब से चढ़ गया रे तेरा फितूर, जब से चढ़ गया रे। लकीरें यही कहती है कि जिंदगी जो है मेरी तुझी में अब रहती है, लबों पे लिखी है मेरे दिल की ख्वाहिश, लफ्जों में कैसे मैं बताऊं, एक तुझको ही पाने की खातिर सबसे जुदा मैं हो जाऊं, कल तक मैंने जो भी ख्वाब थे देखे तुझ में वो दिखने लगे, इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे तेरा फितूर, जब से चढ़ गया रे तेरा फितूर, जब से चढ़ गया रे। ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त, पता का चाय गजब का स्वाद।
रोहित, ये नया मोबाइल आते ही खराब हो गया, अब क्या करेंगे? दुकानदार और कंपनी से बात करेंगे। नहीं माने तो उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा का पूरा इंतजाम है। 1915 पर कंप्लेन करेंगे। 1915? हाँ, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915। यहाँ आसानी से कंप्लेन दर्ज हो जाती है और 1915 से समाधान भी जल्द होता है। ना हुआ तो कंज्यूमर कमीशन है ना, इसमें ई दाखिल द्वारा ऑनलाइन केस कर सकते हैं। समझ गई, उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा का पूरा इंतजाम है। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। रोग तभी गंभीर रूप लेते हैं जब शुरुआत से ही उन पर गौर न किया जाए। इसलिए अपने व्यस्त जीवन से कुछ वक्त निकालिए और आज ही अपने नजदीकी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जाकर अपनी मुफ्त जांच करवाएं। इससे छुपे हुए घातक रोगों जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुख एवं स्तन कैंसर की स्क्रीनिंग द्वारा समय रहते पता लगाकर उपचार किया जा सकता है। इसके साथ ही आप प्रसव पूर्व एवं प्रसव पश्चात देखभाल तथा टीकाकरण एवं परिवार नियोजन सेवाएं, टेली कंसल्टेशन के अंतर्गत वीडियो कॉलिंग के माध्यम से सामान्य एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा परामर्श एवं उपचार की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। याद रखें कि आपके स्वस्थ जीवन की डोर है आपके अपने हाथ में, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और स्वास्थ्य संबंधित जानकारी, सुझाव एवं शिकायत हेतु 104 पर संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। वेलकम बैक। रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम में आज का विषय है परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त कैसे रहें, स्टेइंग स्ट्रेस फ्री ड्यूरिंग एग्जाम्स। और इस विषय पर बहुत सारी जानकारियों के साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर आर.पी. बेनीवाल, प्रोफेसर एंड सीनियर साइकेट्रिस्ट, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड डॉक्टर R.M.L. हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। सर, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत जी। नमस्कार जी। सर, कॉल्स आ रही हैं, कॉल्स की तरफ चलते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके समाधान आज देना बहुत जरूरी है। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। कौन नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं यहाँ? जी मैडम, मैं कुमार कवरराव, इंदुरकर तालुका, चिमूर डिस्ट्रिक्ट, चंद्रपुर, पूर्व विदर्भ से बात कर रहे हैं मैडम। जी प्लीज अपना क्वेश्चन। मैडम, किसी को चिड़चिड़पन होता है तो ये क्या कौन से लक्षण है? जैसे कि मेरे पिताजी बात बात पे चिड़चिड़ हो जाते हैं, कहीं मैं कोई चीज बताता हूँ तो ख्याल नहीं देते, तो ये कौन से लक्षण है मैडम और क्या करना चाहिए? जी, आज का वैसे प्रोग्राम तो स्टूडेंट्स पर है, सर एक्सपर्ट हाँ, हैं तो मैं ब्रीफ में आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि अगर आपके पिताजी को शुरू से ही, बचपन से ही अगर चिड़चिड़ होने की आदत है तो ये एक उनके व्यक्तित्व का हिस्सा हो सकता है। लेकिन अगर आप ये चीज़ नहीं देख रहे हैं, कुछ दिनों से नोटिस कर रहे हैं, 10 दिन से, महीने से, 2 महीने से, तो वो हो सकता है किसी न किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी मानसिक बीमारी का एक लक्षण हो सकता है, जैसे कि डिप्रेशन भी हो सकता है, एंजाइटी है या कुछ और मेजर मेंटल डिसऑर्डर्स। तो ये सब देखना पड़ेगा। पूरा डिटेल उनसे बात करने से और उनकी हिस्ट्री से पता चलता है कि उनको कोई बीमारी तो नहीं है। जी बिल्कुल। तो उसके लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं आसपास किसी मनोरोग विशेषज्ञ से। जी, आज का हमारा टॉपिक है परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त कैसे रहें, स्टेइंग स्ट्रेस फ्री ड्यूरिंग एग्जाम्स। और इसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं 011-2342-1080, 011-2342-1084। इसी के साथ टोल फ्री नंबर को डायल करके भी आप बिना शुल्क खर्च किए हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। 1800-111-1026, व्हाट्सएप नंबर 9868107070। सर, एक क्वेश्चन आया है विदर्भा से, वो लिखते हैं कि अक्सर देखा गया है कि जब बच्चा एग्जाम देकर आता है तो घर के लोग और आस पड़ोस के लोग उससे बहुत पूछताछ करते हैं, एग्जाम कैसा हुआ, क्या करके आए, कितना लिख के आए। तो क्या ये सही बात है और क्या हमें ऐसा डिस्कस करना चाहिए या किस लेवल तक करना चाहिए? ज्यादा डिस्कस करने से अगर बच्चे को नुकसान हो रहा है तो हमें नहीं करना चाहिए। ये डिपेंड करता है बच्चा किस रूप में इन चीजों को लेता है। अगर वो इंटरेस्टेड है, वो खुद चाहता है डिस्कस करें तो हम करें, अदरवाइज कई बार
बच्चे थोड़े शाई होते हैं, वो चाहते हैं कि मेरे बारे में जो हो गया वो हो गया, अब आगे और ज्यादा, उससे बच्चे को क्या है कि मतलब उसमें कॉन्फिडेंस उसका डाउन होता है और वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है और वो कई बार रिवील नहीं करना चाहता है। क्योंकि जो बच्चों के अंदर एक सबसे बड़ा फैक्टर रहता है एग्जाम कि पेपर अच्छा नहीं हुआ, पेरेंट्स को ही उनको डर रहता है कि पेरेंट्स क्या कहेंगे, पेरेंट्स डांटेंगे, पेरेंट्स कहेंगे कि तूने अच्छा नहीं किया। अगर वो डर खत्म हो जाए तो बच्चा रिलैक्स रहेगा, खुश रहेगा। तो पेरेंट्स का ये रोल है कि ठीक है, जो हो गया अच्छा हुआ, अब आप आगे दूसरे पेपर की तैयारी करो, उसको भूल जाओ और आगे अच्छे से करें। तो क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, यानी अगर आज का पेपर खराब हो गया है तो बहुत उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका असर फिर नेक्स्ट वाले पे पड़ता है। हो सकता है उसके अंदर कुछ नेगेटिव थिंकिंग डेवलप हो जाए कि मेरा तो सब पेपर खराब हो गया, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मेरे को कुछ याद नहीं रहता, मैं गलत क्यों कर गया। ये सब बातें सोचने का कोई फायदा नहीं। जो हो गया वो हो गया, अब आगे की तरफ देखना है, पीछे की तरफ नहीं। जी बिल्कुल। अमित का मैसेज आया है पटना से, वो लिखते हैं कि उनके बच्चे के अंदर बहुत नेगेटिविटी आ गई है, छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाता है, अगर उसे कहो कि पढ़ ले तो वो बहुत गुस्सा करने लगता है, ऐसे में क्या किया जाए? हाँ, बच्चे को आप समझाने की कोशिश करें और उसको रिलैक्स रखने की कोशिश करें, बीच बीच में वो पढ़ाई भी करे और बाकी और काम भी करे। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करे, उसको आप घूमने भी दें, खेलने भी दें, टाइम पे वो खाना खाए, टाइम पे वो पूरा सोए। लेकिन हाँ, अगर कुछ उसमें गलत आदतें हैं तो उनको आप छुड़ाने की या दूर रखने की कोशिश करें। जैसे बच्चा ज्यादा मोबाइल पे है, लैपटॉप पे है, कंप्यूटर पे बैठा है, वीडियो गेम खेल रहा है, चैटिंग कर रहा है या सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, तो इन चीजों से दूर रहें, क्योंकि इससे एडिक्शन हो सकता है ना। इससे एक आदत पड़ सकती है जो छूटती नहीं है बच्चों में। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आज के दिन ये एक महामारी के रूप लेती जा रही है। तो उस चीज को आप देखें। अदरवाइज उसको रिलैक्स रखने की कोशिश करें, ज्यादा डांटे ना, कमियां ना निकालें, उसकी कमियों को बहुत ज्यादा बार बार रिपीट ना करें और उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट दें। फिर भी आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो फिर आप कंसल्ट करें किसी आसपास साइकेट्रिस्ट से, जिससे कि उसका कुछ अगर प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। जी, बहुत वायलेंट हो रहा है। हाँ, वायलेंट अगर हो रहा है तो इट मीन समथिंग इज रॉन्ग और कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। जी बिल्कुल। एक कॉलर है, उनकी तरफ चलते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? प्रियंका मामगेन जी को नमस्कार। रघुविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ, सुभाष नगर, नई दिल्ली से। जी बहुत बहुत नमस्कार। प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। सर सर को भी नमस्कार। जी चट्ठा जी, नमस्कार जी। सर, इन दिनों में क्या होता है, जब बच्चे एग्जाम देते हैं ना जी, तो वो खुद भी स्ट्रेस में होते हैं और उनके पेरेंट्स भी। ऐसे में क्या होता है कि पैनिक हो जाते हैं, वो अपने पुराने जो ट्यूटर है उससे ट्यूशन लेते लेते नए ट्यूटर को लगा लेते हैं। तो क्या ऐसा करना सही है? ऑल ऑफ सडन नई चीज तो नहीं करनी चाहिए एट द लास्ट मोमेंट। फिर वो कंफ्यूजन हो जाता है और फिर उसका जो पूरा शेड्यूल है वो बिगड़ जाता है। तो मुझे लगता है कि जो उनका चल रहा है ये चीजें टाइम रहते हुए करें, ट्यूटर भी चेंज करें, तो उसमें पर्याप्त समय होना चाहिए आपके पास तैयारी करने के लिए और समझने के लिए। और सर, ये आज तो वर्ल्ड रेडियो डे है, उसकी भी मुबारक है आपको। आपको भी जी बहुत बहुत। बच्चों को थोड़ा म्यूजिक भी सुनने देना चाहिए, एग्जाम में उनका माइंड फ्रेश होता है। हाँ, हर वो चीज करें जिससे कि बच्चे रिलैक्स हों, खुश हों और ज्यादा एग्जाम का स्ट्रेस ना लें और स्टडी करते रहें और बीच बीच में इस टाइप के ब्रेक्स लेते रहें, 5 मिनट 10 मिनट के। जी बिल्कुल। मुनीश कुमार लखीमपुर खीरी से लिखते हैं, परीक्षा से पहले तनाव, परीक्षा के दौरान तनाव और उसके बाद रिजल्ट का तनाव, ऐसे में बच्चे क्या करें? बस तनाव मुक्त स्टूडेंट रहने चाहिए, तनाव मुक्त भारत रहना चाहिए, तनाव मुक्त पेरेंट्स रहने चाहिए। और इसके लिए जैसा कि हम तब से डिस्कस कर रहे हैं कि रेगुलर स्टडी अगर हम करेंगे तो तनाव नहीं होगा या बहुत कम होगा। और उसमें हम बच्चे को कंसोल कर सकते हैं कि देखो आपने पूरे साल पढ़ाई की है, ऐसे जो दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं नेचुरल हैं, इन चीज़ों को आप ज़्यादा ना लें और उसको रिवाइज करें, रिपीट करें और उससे आपको बहुत अच्छा, मतलब आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और उसके बावजूद भी अगर कहीं कोई कमी रहती है तो वो आप एक इंसान हो, कोई मशीन नहीं हो, और कमियां सब में रहती हैं और कमी होना तो मानव का एक स्वभाव है और उन कमियों को ही आगे दूर करने के लिए हमें मौका मिलता है और उसी में हम लगे रहते हैं और यही एक जीवन है। तो कमी और ये सब चीज़ें चलती रहती हैं साथ साथ, आप बस मेहनत करते रहें और नेगेटिव थिंकिंग को अपने ऊपर हावी ना होने दें।
जी बिल्कुल। मनोहर लाल गांधी चाणक्य चौक गाजियाबाद से लिखते हैं कि घरों में बच्चों के माता पिता और परिवार के सदस्य बहुत तेज तेज बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं, बच्चों की पढ़ाई में खलल रहता है। ऐसे में इन पेरेंट्स को जो इस तरीके का व्यवहार करते हैं, डॉक्टर साहब आप प्लीज थोड़ा समझाइए। हाँ, वो घर का माहौल, ऐसे पेरेंट्स से हमारी अपील है कि थोड़ा बच्चे को एनवायरनमेंट दें पढ़ने का। अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं। देखो, कुछ बच्चे होते हैं वो एकांत में पढ़ना चाहते हैं, उनको डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा होता है। कुछ बच्चे होते हैं कि वो इस ऐसे शोर शराबे के बीच में भी पढ़ लेते हैं, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पेरेंट्स की ये ड्यूटी है कि आप घर के अंदर ऐसा वातावरण पैदा करें जिससे कि बच्चे को डिस्टरबेंस कम से कम हो और वो अपने अच्छे से पढ़ाई करे। और ये सिर्फ एग्जाम की बात नहीं है, थ्रू आउट ईयर ही अगर ऐसा एनवायरनमेंट हम रखें घर में तो बच्चे की अच्छी स्टडी रहेगी और उसको लास्ट के मोमेंट पे कुछ परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। अनु का मैसेज आया है शिमला से। वो लिखती हैं कि उनकी बेटी 12th क्लास में है, आजकल उसे नींद नहीं आ रही है और उसकी आंखें भी सूजी रहती हैं। मैं क्या करूं? मैं उसे बहुत समझाती हूं, सपोर्ट भी कर रही हूं, लेकिन स्ट्रेस उसके दिमाग से नहीं जा रहा है। हाँ, ऐसे में आप उसका देखो हर तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। उसको पानी टाइम पे पानी पीते रहे, वो प्रॉपर डाइट ले, मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना बहुत जरूरी है। बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसके अंदर जिसको हम संतुलित आहार बोलते हैं, जिसके अंदर हर चीज हो, मतलब फ्रूट्स भी हो, सैलड्स भी हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो और जो भी वो खाना खाते हैं जिनको जो उनको आदत है वो खाएं। मोटा अनाज जो कि हम इस साल मना रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, जिसके अंदर बहुत न्यूट्रिशंस, बहुत एनर्जी होती है, उसको भी बीच बीच में उपयोग करें। तो ये रही बैलेंस डाइट की बात। और इसके साथ साथ में फिजिकल एक्टिविटी भी करवाएं बच्चे को। देखो, जब फिजिकल एक्टिविटी होती है, बच्चा वॉक करता है, रनिंग करता है, खेलता है, स्किपिंग करता है, तो उससे क्या है कि बच्चे में थकावट आती है और जब फिजिकल एक्टिविटी से बच्चे को थकावट आती है तो नेचुरल स्लीप आएगी उसको। जी बिल्कुल। और वो नेचुरल स्लीप है, उसको रोकने की कोशिश भी ना करें। अगर आ रही हो तो आप जबरदस्ती ना पढ़ें, नींद पूरी लें। और बच्चे को कम से कम 7-8 घंटे की नींद अगर वो ले सकें तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं, हमें इतनी नींद से हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई का सिलेबस ज्यादा है, तो उसको वो धीरे धीरे रिड्यूस करें। 8 घंटे से 7 घंटे, 7 से 6 और 5, इससे कम तो उनको रखना ही नहीं है। कोशिश करें ऐसे बच्चे जिनको रात को नींद डिस्टर्ब होती है वो दिन में ना सोएं। अच्छा। रात में सोएं ताकि दिन के अंदर वो अपनी स्टडी करें, एक्टिव रहें। और रात को क्योंकि रात सोने के लिए बनी है, ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो नेचर ने बनाया है। सनसेट और सनराइज, सनसेट के साथ में सभी पशु पक्षी प्राणी मानव जीवन है वो थोड़ा निष्क्रिय हो जाता है। बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रेट होते हैं ब्रेन में कि वो आपको थोड़ा निष्क्रिय करते हैं। और इस भौतिक युग में हम क्या करते हैं कि बहुत लाइट वाइट जलती रहती है और म्यूजिक बजता है, डांस पार्टियां करते हैं, तो हम नेचर के अगेंस्ट जाते हैं और नाइट को लेट खाना खाना, लेट तक सोना, लेट तक जगना नहीं, मतलब जगे रहना, तो ये सब हम नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो बेटर रहता है हम नेचर के साथ चलें। यानी रात सोने के लिए बनी हुई है, हम रात को सोएं, 10 बजे के बाद कोशिश करें सोएं और सुबह 5 या 6 बजे जो भी आपका टाइम है उस पर जगें और दिन में पढ़ें। ये एक नेचर का है जिसमें बायोलॉजिकल क्लॉक को हम मेंटेन करते हैं। जी बिल्कुल। सर, एक मैसेज आया था, अभी तो आंखों के सामने नहीं है, लेकिन उसमें कहा गया था कि हेल्दी डाइट, आपने अभी हेल्दी डाइट की बात की, तो क्या हर बच्चे को एक तरीके की डाइट देनी चाहिए? नहीं, डाइट में चेंजेस होते रहें तो अच्छा है, बदल बदल के आप चीजें यूज करें। और दूसरा, एक तो जैसे स्पाइसी डाइट होती है ना जिसमें बहुत ऑयली फूड होता है, ग्रिस्ट हो जाता है, वो तली हुई चीजें हैं, वो अवॉइड करें। एग्जाम में टाइम में स्पेसिफिकली बच्चे इतना, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, बच्चे पढ़ने के लिए बैठे रहते हैं, तो उस समय वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो उससे क्या है कि इंडाइजेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, तो उनको फिर स्टडी के अंदर दिक्कत आएगी, कहीं ना कहीं इम्पेयरमेंट होगा स्टडी में। तो वो हेल्दी डाइट लें, मतलब घर में बना हुआ खाना, सिंपल खाना, कम तेल और कम मसालों का खाना वो खाएं जिससे कि वो इजीली डाइजेस्ट कर सके। दूध है, दही है, अंडे हैं और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, सैलड्स है, फ्रूट्स है, ये सब वो मिक्स करके लें। बीच बीच में अगर जूस पीते रहें, जूस ना भी है तो कोई दिक्कत नहीं, नारियल पानी या सिंपल पानी, छाछ है, लस्सी है, इसका सेवन करते रहें जिससे कि बॉडी के अंदर हाइड्रेशन बना रहे, पानी की कमी ना हो। जी बिल्कुल। जी हाँ, आज हमारा विषय है परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त कैसे रहे, और आपके कॉल्स की हमें इंतजार है, आपके कॉल्स का हमें इंतजार है, आपके मैसेजेस का हमें इंतजार है। मिलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के
के साथ। और आज रेडियो डॉक्टर में हमारा विषय है परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त कैसे रहें। एक कॉलर है, उनसे जुड़ते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। हेलो हेलो। नमस्कार जी। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? जी मैं राजा लखनऊ से बोल रहा हूँ जी। जी प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। जी मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि बच्चे आजकल ये मोबाइल वगैरह देखते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं, तो इसको भी बैन लगा दिया जाए क्या? राजा साहब देखो, बैन लगाना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। बैन कुछ ऐसी चीज़ों पे लगा सकते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं, जैसे कि प्लास्टिक के ऊपर बैन लग रहा है और है, वो सब ठीक है। लेकिन टीवी है, मोबाइल है, इनको अपन रोक नहीं सकते। इनमें कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी होती हैं, कई बार एंटरटेनिंग भी होती हैं। जब हमारे पास ब्रेक होता है, टाइम होता है, तब हम इनको यूटिलाइज भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं। लेकिन एक्सेस हर चीज़ की मतलब गलत है। तो एक लिमिटेशन अगर हम बांध के रखें, पेरेंट्स उनको अलाउ करें कि थोड़ी देर के लिए आप टीवी देख सकते हो, ये चीज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। मोबाइल आप सिर्फ मैसेज का आदान प्रदान करने और किसी को कॉल करने के लिए यूज़ करें। इन दिनों में कम से कम मोबाइल यूज़ करें। सोशल मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। वीडियो गेम्स बिल्कुल ना खेलें। अगर किसी बच्चे को उससे भी एंटरटेनमेंट होता है तो वो थोड़ी देर के लिए एक वीडियो गेम खेल सकता है। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट अगर बांधें और बच्चे उसका पालन करें तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई ज्यादा उनको डिस्टरबेंस होगा। जी बिल्कुल। कौलेश्वर ठाकुर लिखते हैं झारखंड से, परीक्षा देने जाने से पहले स्टूडेंट्स को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि परीक्षा देने जाने से पहले स्टूडेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो परीक्षा के टाइम का पूरी तरह से ख्याल रखे कि मेरा एग्जाम कितने बजे है। उसको कम से कम 1 घंटे आधे घंटे पहले सेंटर पे जाके बैठना चाहिए। अदरवाइज अगर वो लेट होता है तो वो पूरा उसकी एनर्जी और वो घबरा जाता है और लास्ट मोमेंट पे वो घबराया हुआ होता है, उसका ब्रीदिंग बढ़ी हुई होती है, पैल्पिटेशन होता है और उससे उसका आगे का कंसंट्रेशन खराब हो सकता है। तो आप समय से पहुंचे परीक्षा के सेंटर पे। रात को आप भरपूर नींद लें, रेस्ट करें, शारीरिक जिसको कहते हैं बॉडी रेस्ट करें। और ऐसा नहीं कि पूरी रात पढ़ रहे हैं और सुबह आप बस रिवाइज करते जा रहे हैं। मैंने देखा है कई बच्चे हैं स्कूटर के ऊपर पीछे बुक लिए हुए बैठे खोल के पढ़ते रहते हैं। कुछ हैं जो ऑटो के अंदर पढ़ रहे होते हैं, कुछ कार में बैठ के पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, वो आपसे रुका नहीं जाता। अगर आप रिलैक्स हैं, खुश हैं और जस्ट आप देखना चाहते हैं तो वो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आप एंड मोमेंट तक लगे हुए हैं, उससे आपकी एक एंजाइटी ही बढ़ती है ना। अगर उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है तो आप करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लास्ट टाइम के लिए पहले ना करें। आप पहले से पूरा टाइम के साथ सब अपना सिलेबस करके रखें। रेगुलर जो स्टडी होती है उसकी कोई बराबरी नहीं। बिल्कुल सर, अक्सर देखा गया है कि जो एग्जाम सेंटर रहता है वहाँ पे भी बच्चों के पेरेंट्स कहते रहते हैं देख वो कोने में जाके पढ़ रही है तो यहाँ पे खड़ी है या खड़ा है, इस तरीके से। मैं ये समझता हूँ कि उस समय बच्चे को रिलैक्स रहना चाहिए, गॉसिप करनी चाहिए, हंसना चाहिए और एकदम खुले, जिससे कि वो एग्जाम में जाए और आराम से कंसंट्रेट करे पेपर के ऊपर और उसको कोई जल्दबाजी ना हो, किसी टाइप का कुछ भी थॉट्स ना आए। अगर वहां पे उसने पढ़ना शुरू किया तो वो रिकॉल करेगा, अरे अच्छा ये चीज तो मैंने नहीं पढ़ी, ओहो वो चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा, अच्छा वो टॉपिक तो मेरा रह गया। वो रिकॉल करेगा, वो एक विशियस साइकिल चलेगा और उससे फिर उसमें हो सकता है नेगेटिविटी आ जाए और वो कॉन्फिडेंस को खराब कर सकता है। बिल्कुल सर, एग्जाम हॉल में एग्जाम पेपर मिल चुका है, बच्चे ने पढ़ा और उसे घबराहट हो गई, या उसे ऐसा लगा कि ब्लैंक हो गया और उसके कानों में सीटियां बज रही हैं, ऐसा अक्सर बच्चों में देखने को मिलता है। हाँ बिल्कुल, अभी एक MBBS की स्टूडेंट मेरे पास 2 दिन पहले आई थी। वो फर्स्ट MBBS की स्टूडेंट, अनाटमी का पेपर था, पूरी रात पढ़ी। उसके साथ वाले कहते हैं इसकी तो बहुत अच्छी तैयारी थी और वो तो औरों को पढ़ा रही थी, लेकिन फिर भी जैसे ही उसको पेपर मिला उसने पेपर में क्वेश्चन पढ़े और उसको लगा कि ये तो सब मेरे को आते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही उसने लिखना शुरू किया उसके अंदर क्या थॉट्स आए वो एकदम ब्लैंक हो गई और उसको कुछ भी रिकॉल नहीं हो रहा था, कुछ भी लिख नहीं पाई वो। तो ऐसा हो जाता है अचानक से। अगर वो रात को अच्छे से सोई भी होती, अपने आप को थोड़ा सा खुश रख रही होती, ज्यादा पेपर की चिंता ना करती, तो हो सकता है ये सब चीजें ना हो। तो हमें हर कंडीशन में खुश रहने की कोशिश करनी है। जो हो गया वो अच्छा है, बाकी हमारी किस्मत में है। जो हमने तैयारी की है
उतना रिजल्ट हमें जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल सर। एग्जाम सेंटर में अगर कोई बच्चा इस तरीके से फील करता है, अनईजी फील करता है, तो उस टाइम पे कौन सी टेक्निक है जो आप उन्हें बताना चाहिए? उस समय उनको घबराना नहीं चाहिए। अगर बच्चा ऐसा हो रहा है तो एक बार इन्विजिलेटर को वो बता सकता है, 5 मिनट के लिए वो अपने टेबल पे आराम से रिलैक्स होकर बैठ सकता है, पानी पिए, थोड़ा आंखें बंद करके थोड़ा सा सोचे, लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग ले, अपने आप को समझाए कि कोई बात नहीं, मेरे पास 3 घंटे हैं, अगर आधा घंटा खराब हो गया तो क्या है, 2.5 घंटे में मैं जितना कर सकते हूँ वो अटेम्प्ट करूँ। और जितना वो लिख सकते हैं हर क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। टाइम मैनेजमेंट उनको रखना जरूरी है। 1 या 2 क्वेश्चन पे वो पूरा 1.5 घंटा दे देंगे और बाकी के 10 क्वेश्चन है वो पूरे 1.5 घंटे में करेंगे, तो थोड़ा उनको फिर हैप्पीजार्ड हो जाता है। तो जो अच्छा क्वेश्चन आता है उसको पहले अटेम्प्ट करें, जो बिल्कुल नहीं आता उसको लास्ट में करें, लेकिन अटेम्प्ट करने की सभी क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर जो क्वेश्चन नहीं भी आता है उसका भी आपने आंसर लिखने की कोशिश की, कुछ रिकॉल करके, तो उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मार्क्स आपको एग्जामिनर दे देगा। अगर आपने ब्लैंक ही छोड़ दिया, अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो एग्जामिनर के हाथ बंद गए, वो फिर उसमें अपने आप ही 0 मार्क आएगा, वो काउंटिंग में नहीं आएगा। तो ये सब चीजों का बच्चे ध्यान रखें और घबराएं नहीं, हर कंडीशन में रिलैक्स रहने की कोशिश करें, अपने आप को शांत रखें, आंखें बंद करें, लंबे सांस लें, ईश्वर का नाम लें, याद करें और फिर अपने काम में लग जाएं। जी बिल्कुल। एक और मैसेज आया है सर, नाम तो नहीं लिखा है, वो कह रहे हैं, हाँ जी, एडवोकेट वारिस अली खान साहब लखनऊ से लिखते हैं कि जब एग्जाम दे रहे होते हैं तो उसमें बीच में बहुत गैप रहता है, एक एग्जाम से और दूसरे एग्जाम के बीच में गैप रहता है, तो इस टाइम पे हमें किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए जिससे कि बच्चा रिलैक्स्ड रहे, और पेरेंट्स का किस तरीके से व्यवहार होना चाहिए? हाँ देखिए, एग्जाम से 1 महीने पहले या एग्जाम्स के बीच में जो गैप है वो पेरेंट्स का एक जैसा ही व्यवहार रहना चाहिए। ऐसे नहीं है कि वो पेरेंट्स एकदम बदल जाएं और अपना व्यवहार बदल दे, क्योंकि देखो ये स्टडी है, ये तो रेगुलर स्टडी करने का है, ये नहीं कि आपको बस 1 महीने पढ़ना है और बाकी थ्रू आउट ईयर आप अलग रहें। आप रेगुलर स्टडी करेंगे तो अच्छा रहेगा। पेरेंट्स का ऐसा एनवायरनमेंट दें, बच्चे को ज्यादा डिस्टर्ब ना करें, क्रिटिसाइज ना करें, कमियां ना निकालें, उसकी पॉजिटिव चीजों को आगे रखें, नेगेटिव चीजों को इग्नोर करें। हर इंसान के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव खूबियां होती हैं, जरूरी नहीं है वो इस एग्जाम में अच्छा करे, लेकिन वैसे लाइफ में वो बहुत अच्छा कर सकता है। और इसके एग्जाम्पल है हमारे पास, बड़े बड़े लोग हैं, वो उन्होंने नोबेल प्राइज किया और स्कूल में वो अच्छा नहीं कर पाए, बड़े बड़े साइंटिस्ट बने हैं जो स्कूल में फेल्योर थे और बाद में उन्होंने बहुत बहुत आविष्कार किए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जिस चीज को करें कंसंट्रेट होके करें और पूरी तमन्ना से करें, लेकिन रेगुलरिटी की, नियमितता की कोई बराबरी नहीं है। अगर आप किसी चीज को नियमित पढ़ेंगे तो आप उससे डरेंगे नहीं। जैसे कुछ बच्चों को मैथ से डर लगता है, फिजिक्स से डर लगता है, अगर आपने उसको रेगुलर पढ़ना शुरू कर दिया वो डर निकल जाएगा। जी बिल्कुल। सर अब वक्त कह रहा है कि हमें चलना होगा, चलते चलते आप स्टूडेंट से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज 13 तारीख है, आज की रात है, कल का दिन है और 15 तारीख से एग्जाम शुरू हो रहे हैं। स्टूडेंट्स से मेरी यही अपील है कि वो अपनी नींद की कमी ना रखें एग्जाम में। नींद लेने के बाद में वो दिन में 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे पढ़ सकते हैं तो आराम से पढ़ें, लेकिन किसी दबाव में आके ना पढ़ें। हल्का खाना खाएं, थोड़ा थोड़ा व्यायाम यानी फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, घर में उछल कूद करते रहें, बीच बीच में म्यूजिक सुनते रहें, ठीक है। और कोई भी स्लीपिंग पिल्स हैं या और किसी टाइप की दवाइयों का सेवन से बचें, क्योंकि अननेसेसरी दवाइयां आपको परेशान कर सकती हैं। जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो या डॉक्टर आपको एडवाइस ना करे, आप दवाइयों से बचें। टेंशन की वजह से सिर दर्द भी होता है, जो कि एक फीलिंग है। सिर दर्द के लिए आप दवाई ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि वो पेन किलर होती हैं, प्लेसिबो की तरह एक्ट करेंगी, है ना। दर्द तो आपको टेंशन का है, हेडेक तो है ही नहीं। तो अननेसेसरी आप बहुत ज़्यादा दर्द की दवाइयाँ भी ना खाएं और खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम आगे भी लाइफ में आते रहेंगे। बिल्कुल, और ये आखिरी एग्जाम नहीं है। कई सारे IAS ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अपनी 10th और 12th की बोर्ड की मार्कशीट शेयर की है, जिसमें उनके बहुत ही एवरेज मार्क्स आए हैं, लेकिन आज वो भारत सरकार के बड़े बड़े ओहदों पर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल, मैंने देखा है। मैंने जब MBBS किया, हमारे साथ MBBS के लड़के कुछ ऐसे हमें लगते थे कि कमजोर थे, ज्यादा नहीं पढ़ते थे, खुश रहते थे, उधंगड़ करते थे, और आज वो बड़े बड़े डॉक्टर बने हुए, बड़े बड़े सर्जन बने हुए, सुपर स्पेशलिस्ट बने हुए। तो ये आपकी जो अंदर की जो चीज है, जो आपकी आर्ट है, जो आपका
हुनर है वो आप कहीं भी दिखा सकते हैं, कभी भी दिखा सकते हैं। बिल्कुल, और जिंदगी चलने का नाम है। बिल्कुल जी सर, आप यहाँ आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।